हेलो लर्नर्स, आपका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेडागोगी का पार्ट 2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडिया ऑफ द डे। अ टीचर कैन ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि कोई भी शिक्षक वास्तविकता में तभी सिखा सकता है जब तक वह खुद अध्ययन कर रहा हो, यानी जब तक आप खुद अध्ययन करते होंगे अच्छे से तभी आप बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। और ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा हार्मोन शारीरिक वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है? तो देखेंगे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन या एड्रेनालिन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपका शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाता है और ये सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में मौजूद, जो ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यानी पीयूष ग्रंथि से हिंदी में कहते हैं, वहाँ से ये जो हार्मोन है वो निकलता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन का संबंध किससे है? यानी किसने दिया था ये सिद्धांत? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, एरिक्सन ने या थॉर्नडाइक? तो ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने और उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है अपने आसपास के जो भी उनसे हायर यानी एक्सपीरियंस या ज़्यादा समझदार बुद्धिमान लोग हैं उनसे भी वो क्या कर सकता है? ज्ञान ले सकता है। इसी को कहा जाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन। नेक्स्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पियाजे, एरिक्सन, फ्रायड या स्किनर? तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें जो इड है वो आपका अचेतन मन का हिस्सा है। इड जो है वो अचेतन मन का हिस्सा है, यानी जो भी आपके मन में इच्छाएं दबी हुई रहती हैं वो इड पर निर्भर करती हैं। ईगो का मतलब है जो वास्तविकता यानी रियलिटी पर विश्वास करता है, यानी वास्तविकता को समझता है। और जो सुपर ईगो है वो क्या करता है? सामाजिक नियमों से बंधा होता है, यानी जो समाज में नियम है, कानून है, उनको मानकर ही वो चलता है। तो ये सब आपके मस्तिष्क यानी जो मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाता है और ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है विकास यानी डेवलपमेंट किससे प्रभावित होता है? हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से या हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों से? तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इनमें से कौन सा मोटर विकास कौशल यानी मोटर डेवलपमेंट स्किल है? तो मोटर डेवलपमेंट स्किल वो होते हैं जिसमें हमें बॉडी और माइंड दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी मस्तिष्क और शरीर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना पड़ता है। तो इसमें से जो बैलेंसिंग है, संतुलन बनाना, ये आपका क्या है? एक मोटर डेवलपमेंट स्किल है। अगला है वृद्धि यानी ग्रोथ कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, इमेजरेबल यानी जिसको नाप नहीं सकते, या क्वालिटेटिव गुणात्मक होती है। तो वृद्धि जो ग्रोथ होती है, जैसे हम छोटे से लेकर के बड़े तक बड़े होते हैं तो ये इसमें हमारी वृद्धि होती है और इसको हम माप भी सकते हैं। ये असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि ये जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है एक, ठीक है। तो ये इसलिए क्या कह सकते हैं हम इसको? असतत है, यानी एक समय के बाद रुक जाती है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद हमारी ग्रोथ होना बंद हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है हमारा जीवन भर चलता रहता है। अगला है डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिजिकल या स्टडी? तो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा क्या होता है? गुणात्मक होता है, यानी हमेशा उसको मापा नहीं जा सकता। तो ये एक गुणात्मक क्वालिटेटिव जो है क्वांटिटी है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो प्राथमिक कारक है, प्राइमरी फैक्टर, कौन सा है जो हमारी ग्रोथ को, बॉडी ग्रोथ को प्रभावित करता है? नर्चरिंग यानी पालन पोषण, न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी जो पोषण से मतलब है जो हमें खाना मिलता है बचपन में, और स्कूल या इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी ग्रोथ को प्रभावित करता है वो होता है न्यूट्रिशन, यानी जिस प्रकार का हमें बचपन में खाना मिलेगा, बैलेंस डाइट या अच्छा आहार, वही हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यानी मोरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो
किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास का कॉन्सेप्ट। अगला है, कौन सा विकास का कारक नहीं है, यानी कौन सा हमारे डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है? तो है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, तो हेरिडिटी तो डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, इन्वायरमेंट भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, और इन तीन चीज़ों से ही हम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। अगला है, प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री प्रेगनेंसी का अर्थ क्या है? जन्म से पहले, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, टीनेज या इन्फेंसी। तो ये बिफोर जो है वो बर्थ यानी जन्म से पहले की अवस्था प्री प्रेगनेंसी कहलाता है। कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा है कि विकास हमेशा रैखिक यानी लीनियर होता है डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट, या सिमिलर सब में सेम होता है, या स्टेडी यानी स्थिर होता है, रुका रहता है? तो जो डेवलपमेंट होता है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है, सरल से जटिल भी हम कह सकते हैं कि सरल से जटिल या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये आपका डेवलपमेंट होता है। अगला है, मैच्योरिटी का क्या अर्थ है? गेनिंग नॉलेज, फिजिकल मेंटल ग्रोथ, नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी या फिर इमोशनल लर्निंग। तो जो हमें मैच्योरिटी है वो हमारी जब जो भी कैपेसिटीज़ हैं हम उनको बढ़ा लेते हैं, तो ये हम कहते हैं कि नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी होता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा, क्षमताओं का प्राकृतिक विकास, ये नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ही हमारी मैच्योरिटी कही जाती है। और ये कहा था, पेस्टोलॉजी ने भी कहा था कि जो शिक्षा है वो हमारी क्षमताओं का प्राकृतिक विकास करती है। जो हम में क्षमताएं होती हैं बचपन से, लेकिन उनका प्राकृतिक विकास कौन करता है? वो एक अच्छी शिक्षा ही कर सकती है, और ये कहा था हमारा पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी एक एजुकेशनलिस्ट थे। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास का भाग है? वॉकिंग, एंगर मैनेजमेंट, टॉकिंग एंड रीडिंग। तो इन चारों में से हम देखेंगे कि जो इमोशन है वो एक एंगर एक इमोशन है, तो इसलिए ये अगर क्रोध नियंत्रण ही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, खेल के महत्व पर किसने बल दिया? फ्रॉबेल ने, स्किनर ने, या पावलोव ने, या थॉर्नडाइक ने? तो जो एक जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री थे फ्रॉबेल, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, इन्होंने खेल पद्धति यानी खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति को जन्म दिया था। खेल द्वारा शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, और इन्होंने एक पद्धति का आविष्कार किया जिसे हम कहते हैं किंडर गार्डन पद्धति, ठीक है, इसका आविष्कार भी इन्होंने ही, फ्रॉबेल ने ही किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, टीनेजर्स अक्सर क्या चाहते हैं? सॉलिट्यूड एकांत चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, डिपेंडेंसी चाहते हैं, या लर्निंग से डिस्टेंस यानी सीखने से दूरी बनाना चाहते हैं? तो किशोर यानी टीनेजर्स हमेशा फ्रीडम यानी आज़ादी चाहते हैं। नेक्स्ट है, बचपन में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। जो चाइल्डहुड में क्यूरियोसिटी किसकी ओर संकेत करता है या क्या बताता है? फिजिकल डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को, या सोशल डेवलपमेंट को? तो जब किसी बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी यानी उसमें जानने की इच्छा होगी, यानी नॉलेज लेने की इच्छा होगी, इसलिए ये कहा जाएगा संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सूक्ष्म मोटर स्किल यानी माइक्रो मोटर स्किल्स है? तो माइक्रो मोटर स्किल्स वो होती है जिसमें कम मसल्स का यूज होता है, यानी बॉडी की जो छोटी मसल्स हैं वो यूज होती हैं, स्मॉल मसल्स उसमें यूज होती हैं, ठीक है। तो इनमें से देखेंगे कि जंपिंग, जो वॉकिंग है, राइटिंग है और क्लाइंबिंग है। इनमें से जो राइटिंग यानी लिखना जो है वो क्या है? एक माइक्रो मोटर स्किल होगी, क्योंकि इसमें ही स्मॉल मसल्स हमारी यूज हो रही हैं। नेक्स्ट है, बच्चा बोलना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? फिजिकल ग्रोथ का, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का, मॉरल डेवलपमेंट का, या इमोशनल? तो बोलना सीख रहा है तो ये आपका भाषा विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड को और क्या कहा जाता है? प्लेइंग एज है, खेलने की अवस्था, टीन एज है, किशोरावस्था, रिटायरमेंट एज है, या डाउनफॉल एज है? तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं? खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है खेलने की आयु यानी प्लेइंग एज भी कहा जाता है।
डेवलपमेंट को सबसे अच्छा कैसे कहा जाता है? स्टडी, जब वो स्टडी हो, स्थिर हो, मल्टी डायमेंशनल हो, या फिजिकल हो, या टेम्परेरी अस्थाई हो। यानी तो डेवलपमेंट तभी अच्छा कहा जा सकता है जब वह मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी हो, यानी हमारे जो पर्सनालिटी के सभी पक्षों को का डेवलपमेंट हो रहा हो, यानी हमारा भाषा का विकास भी हो, मेंटल ग्रोथ भी हो, फिजिकल ग्रोथ भी हो, तभी हम कहेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनल विकास है वो अच्छा होगा, बहुआयामी। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सहपाठी यानी क्लासमेट्स जो हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? हमारी फिजिकल ग्रोथ को, इमोशनल और सोशल बिहेवियर को, हेरिडिटी को, या जीन्स को। तो जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं हमारे इमोशनल और सोशल बिहेवियर यानी भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है किस चरण में यानी किस स्टेप में जो तार्किक सोच है, लॉजिकल थिंकिंग विकसित होती है? तो हम देखेंगे कि जो आपके अलग अलग स्टेजेस दी हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये है आपकी संवेदी गत्यात्मक, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फॉर्मल और ऑपरेशनल। तो सबसे पहले आपकी इसमें जो छोटी जो इन्फेंसी में आती है वो फर्स्ट आपका आता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है इन्फेंसी। ये सेंसरी मोटर, जब वो अपने सेंस ऑर्गन से आसपास के चीज़ों को देखता है। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, जब वो थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड आप कह सकते हैं इसको, उससे भी छोटा, 2 से, ये 2 साल तक की अवस्था है, ये 2 साल, फिर ये 2 से 5 है। फिर उसके बाद ये जो तीसरा है कॉन्क्रीट यानी ठोस संक्रियात्मक, इसमें बच्चा जो है थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्क्रीट यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था है ये आपका क्या है, इसमें तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग वो विकसित होती है, और ये जो चरण थे वो पियाजे ने दिए थे। नेक्स्ट पे आते हैं आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी आपको क्या प्रदान करती है, क्या मिलता है इससे? हमें इन्वायरमेंट मिलता है, एबिलिटी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, या इंस्पिरेशन। तो आनुवंशिक हेरिडिटी जो है हमें कुछ एबिलिटी, क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। ये है एबिलिटी। अगला है पर्यावरण, हमें इन्वायरमेंट क्या प्रदान करता है, क्या देता है? जीन्स, अपॉर्चुनिटी, डीएनए, या क्रोमोसोम। तो हमारे आसपास का समाज, इन्वायरमेंट हमें क्या देता है? एक अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ें हम समाज से ही सीखते हैं, तो ये हमें अवसर प्रदान करता है पर्यावरण। तो ये रहे आपके पेडागॉजी के ग्रोथ डेवलपमेंट टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।